Hello everyone, this is Saima Khan, All India Rank 165, Civil Services Examinations 2023. Now this was my fourth attempt. इसके पहले मैंने 3 अटैम्प्ट्स और दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर. पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. इन माई थर्ड अटैम्प्ट आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बट मेंस नहीं हो पाया. और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था जहाँ पे लकीली आई हैव क्लियर्ड ऑल दी स्टेजेस. सो इन माई एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ माई फेलियर्स मैंने अपने अटैम्प्ट में बहुत कुछ सीखा है एंड टुडे आई वांट टू शेयर दैट विद यू कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आप अपने प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर अटैम्प्ट्स. सो वील जस्ट स्टार्ट विथ अ वेरी क्विक सेशन on what are the things that you should avoid or what are the mistakes that you should avoid in your UPSC attempts so that आप इस एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक करो और अच्छे रैंक से क्रैक करो. So yeah, this is a little about me that I have done sociology honors from St. Xavier's College and my optional was also sociology. Okay, ठीक है. So coming to the mistakes that you should avoid, the first and most important mistake is that do not ignore the syllabus. ये बहुत important है, it's a very key term. अगर मैं अपनी गलती के बारे में बताऊँ तो for my first 2 attempts I was not very clear on what UPSC is asking या फिर इसका कोई syllabus है भी या नहीं. क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ में या दे डू नॉट हैव एनी गाइडेंस, एक इशू है कि हमें लगता है दैट यूपीएससी इज़ अ नेवर एंडिंग ओशन ऑफ रिसोर्सेज और कोई सिलेबस है नहीं, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. यूपीएससी के वेबसाइट में आपको एक क्लियर सिलेबस मिलेगा और वो सिलेबस के हिसाब से ही आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए. Every word that is written in the syllabus, every topic that is written in the syllabus should be covered. Nothing beyond that, because anyway it has a vast and huge list of topics that need to be studied. You don't have to study anything extra. So keep the syllabus handy. और ये किसी को बोलने मत दो कि यूपीएससी कुछ भी पूछता है, कहीं से भी पूछता है, कोई सिलेबस नहीं है. इसका एक सिलेबस है, ऐसे तक का सिलेबस है. तो प्लीज़ उसको कीप इन माइंड whenever you are preparing, whenever you are studying any topic, keep the syllabus handy. Take 2-3 copies, stick one to your wall, keep one on the table, keep one in your bag. बस सिलेबस को हैंडी रखो और जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो या कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसको सिलेबस के साथ लिंक करते रहो. सो ऑलवेज हैव द सिलेबस इन हैंडी ताकि आपका जब प्रेपरेशन ख़त्म हो एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस शुड बी मार्क्ड, एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस शुड बी कम्प्लीटेड. व्हेनेवर यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन 2025-26 जब भी आप बैठोगे इंश्योर कि आपने सिलेबस ख़त्म किया है. मैंने 3 अटैम्प्ट दिया है विदाउट कम्प्लीटिंग माई सिलेबस. दैट इज़ द रीज़न वाई आई कुड नॉट clear, but in my 4th attempt I had marked every word in the syllabus. So syllabus is extremely important. आप इसको हमेशा अपने साथ रखिए. The second thing is following too many resources. A lot of people tell you, and especially जब हम prelims के questions देखते हैं तो हमें ये लगता है कि UPSC कहीं से भी कुछ भी पूछता है. I will not disagree with the fact कि कुछ ऐसे questions होते हैं जो बहुत difficult होते हैं. That is true. बट अगेन आई थिंक कि मोस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैंडर्ड किताबों से कंप्लीट हो सकती है. तो फॉर इंस्टेंस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, जोग्राफी के एनसीईआरटीज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम है. रिसोर्सेज पे एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है विच यू कैन वॉच. बट प्लीज़ अवॉइड रीडिंग टू मैनी रिसोर्सेज बिकॉज आपको रिसोर्स सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू रिवाइज इट एज वेल. सो जस्ट have a limited number of books, the fundamental books which are needed for UPSC, and complete that only. I'll give you my example. I had followed too many resources in my second attempt. For current affairs मैंने 1, 2, 3 मैगज़ीन पढ़ी थी एक महीने के लिए. I was not able to complete the entire year current affairs, nor was I able to revise. तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिए. किताबें लिमिटेड रखिए बट रिविजन पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहिए. The third is integrated approach रखना. So again UPSC requires you to clear all the 3 stages, prelims, mains and interview in order to get your name on the list. A lot of students हम क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती की है
कि हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, मेंस पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने प्रीलिम्स पे इतना फोकस किया कि जब मेंस आया आई रियलाइज़ कि मैंने मेंस की कोई तैयारी की नहीं है एज सच, और उस साल इवन तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाई। तो फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या है कि प्रीलिम्स 4 महीने पहले, प्रीलिम्स के 5 महीने पहले आप प्रीलिम्स मोड में जा सकते हो, बट नॉट द इंटायर ईयर। द इंटायर ईयर आपको ऑप्शनल पे भी फोकस करना है, आपको आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना है। कुछ वैल्यू एडिशन टॉपिक्स जो प्रीलिम्स में नहीं कवर होते हैं, जो मेंस के लिए हैं, फॉर इंस्टेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको पहले कवर करके रखने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होता है आपका 2.5 to 3 months का गैप। वो 2.5-3 महीने में आप इंटायर सिलेबस ऑफ मेंस नहीं कवर कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कवर भी करोगे तो अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पूरे साल जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो दैट इज़ इंटीग्रेटेड। सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, आपने उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद कर लिया कि मानो नॉन कोऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन के एलिमेंट्स क्या थे, क्या हुआ, आपने वो सब याद कर लिया। बट ऑल्सो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, for instance, how is non-cooperation different from civil disobedience movement? So you have to practice answer writing as well. So always follow an integrated approach. No matter which subject you are reading or no matter which current affairs you are following, you have to prepare for both prelims and mains, because ultimately अगर आपको सर्विस लिस्ट में नाम चाहिए तो आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करना है। प्रीलिम्स क्लियर करके आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. Also, I see a lot of aspirants not reading the newspaper. I do understand कि मैगजीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में और वो अच्छे से कंपाइल्ड हैं, आप उनको करके अपना करंट अफेयर्स कर सकते हो, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. बट अगेन, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे नहीं डेली तो उसमें क्या होता है, 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. फर्स्टली, योर ओन व्यू पॉइंट और योर ओन ओपिनियन यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप, जो आपको एडिटोरियल्स में मिलते हैं. सेकेंडली, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे एक अच्छी चीज़ क्या होती है, दैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मैगजीन इज़ कवर्ड, बिकॉज यू नो द कॉन्टेक्स्ट, यू आर अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग डेली. तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप मैगजीन उठाते हो, आप सिर्फ रट नहीं रहे हो क्या लिखा हुआ है, यू आर एक्चुअली नोइंग द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ऑल्सो इफ यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, इट बिकम्स ईजियर टू लिंक इट विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स. So for instance, if there is an issue of defection, you can link it directly to polity and the amendment related to it, the schedule related to it, the provisions related to it, which becomes a little difficult if you only doing magazines. तो आप newspaper daily पढ़िए so that you are aware of the happenings in society. Also newspapers help you in developing your own फैक्ट शीट्स. बहुत बार क्या होता है, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें कुछ बहुत अच्छा केस स्टडी मिलता है किसी गांव में, जैसे किसी ऑफिसर ने वाटर टेबल को रेज किया है. नाउ दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर योर GS4 और फॉर योर SA पेपर. ठीक है, ऑल्सो फॉर GS2 इन गवर्नेंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट है उसमें बहुत अच्छा डेटा है. तो ये सारी चीज़ें आप खुद से लिखते हो, आप खुद से बनाते हो, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का नोट्स, एक फैक्ट शीट्स बनाते हो आप, तो वो आप कर सकते हो. तो कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज यहाँ से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा विच इज़ गोइंग टू मेक योर आंसर डिफरेंट. ठीक है. ऑल्सो इग्नोरिंग मॉक्स, प्लीज़ डो नॉट इग्नोर योर मॉक्स. सो आई डिड नॉट अपीयर फॉर एनी मॉक्स फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम, बट मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप मॉक्स अपीयर करते हो, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं. फर्स्टली, आपका प्रेपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है. यू कैन रीड ऑल द कंटेंट दैट यू वांट टू, पर अगर आप मॉक्स नहीं देते हो तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप उस कॉम्पिटिटिव लैडर में कहाँ पे खड़े हो. तो फर्स्टली, अंडरस्टैंड योर पोजीशन बाय गिविंग मॉक्स. सेकेंडली, मॉक्स से आपको आपके अटेम्प्ट के बारे में पता चलता है. अगेन, नॉट एवरी वन हैज़ दी सेम अटेम्प्ट. कुछ लोग 80 अटैम्प्ट करते हैं, कुछ 90 अटैम्प्ट करते हैं, कुछ 100 अटैम्प्ट करते हैं. सबका अपना ऑप्टिमम अटैम्प्ट होता है. सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 100 अटेम्प्ट करूँगी प्रीलिम्स में, ऑल 100 क्वेश्चंस, आई विल हैव अ ह्यूज नेगेटिव. तो वो मेरे लिए नहीं है. माई ऑप्टिमम अटेम्प्ट इज़ बिटवीन 85 to 90. किसी का 80 to 85 होता है, किसी का 90 to 95 होता है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाई अटेम्प्टिंग मॉक्स. आप जितने मॉक्स अटैम्प्ट करोगे, आपको ये समझ आएगा कि आपका ऑप्टिमम अटैम्प्ट क्या है. व्हाट इज़ द ऑप्टिमम अटैम्प्ट, जहाँ पे आपके पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव्स मिनिमम आप लेके जा सकते हो.
तो कीप ऑन अपियरिंग मॉक्स. It will help you understand where you are. It will help you understand your attempts. And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर करता है. अगर आप बहुत सारे मॉक्स देते हो तो एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन यू आर नॉट नर्वस. दैट रियली बूस्ट योर अटेम्प्ट्स एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप बहुत टाइम से मॉक्स दे रहे हो तो आप यूज टू हो जाते हो उस प्रोसेस को. जैसे प्रीलिम्स के लिए हम 5 महीने से मैंने मॉक स्टार्ट कर दिए थे. 5 महीने से फ्रॉम जनवरी एवरी संडे आई वुड अपियर फॉर अ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट. तो दैट रियली हेल्प मी बिकॉज ऑन द डे ऑफ द प्रीलिम्स आई वॉज नॉट नर्वस बिकॉज मैं 5 महीने से सेम ही चीज़ कर रही हूँ. सो इट रियली ईजेज यू इन टू द प्रोसेस. सेम विथ मेन्स. हमने 3 महीने का जो गैप था उसमें हमने हर संडे मॉक्स दिया है. We used to appear for 2 papers, so it becomes easier for us to not get nervous on the day of the examinations. And also value addition के लिए हमारा preparation कैसा है, marks improvement के लिए mocks are extremely important. So just do not think that you can learn and then go to the exam and clear it. Unless you appear for mocks, it's extremely difficult for you to understand how your performance actually is. Okay, also earlier I wouldn't recommend this, but now I usually do after 2023 कि आप CSAT पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है. जैसे I do not come from a maths background, so I would usually focus on English and reasoning to clear CSAT. पर अभी वी आर सीइंग कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो GS में स्कोर कर रहे हैं बट CSAT की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर आपका मैथ्स वीक है या इंग्लिश वीक है या रीजनिंग वीक है, तीनों में से कोई भी एक वर्टिकल अगर यू थिंक नीड्स वर्क, आप प्लीज़ इसके क्लासेस ज्वाइन करें और CSAT पे फोकस करें. बिकॉज हम अक्सर GS पे फोकस करते हैं और हमारा क्वालिफाइंग पेपर ही रह जाता है. दैट शुड नॉट बी द केस. तो इंश्योर कि जो क्वालिफाइंग है, जो आपको 66 मार्क्स चाहिए, वो आप आराम से ला रहे हो. तो प्लीज़ इसको भी इग्नोर नहीं करना है, CSAT पे फोकस करना है. एंड रिविजन इज़ द की. लाइक आई सेड, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट इफ़ यू डू नॉट रिवाइज दैम, कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने का. तो जैसे मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा है पॉलिटी के लिए, सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा है हिस्ट्री के लिए, सिर्फ NCERTs की हैं ज्योग्राफी के लिए, बट आई हैव रिवाइज्ड देम मल्टीपल टाइम्स. तो रिविजन इज़ द की. आपको वर्ड टू वर्ड हर चीज़ आपने इतने बार पढ़ लिया है कि वो आप रिवाइज़ करो. एंड रिविजन आई डू नॉट मीन 1 बार या 2 बार रिविजन. रिविजन जब मैं बोल रही हूँ 5-10 बार आपको रिवाइज़ करना है हर एक किताब. बिकॉज वी आर फॉलोइंग लिमिटेड रिसोर्सेज, हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाह रहे हैं फॉलो करना. रिविजन हैज़ टू बी द की. आप कम किताबें पढ़िए लेकिन आप उसको रिवाइज़ करते रहें ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आप गलत नहीं करो. तो प्लीज़ फोकस ऑन रिविजन. एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं दैट स्टूडेंट्स आर distracted either on social media or attending a lot of functions. So if you think कि you have 1 year, आपके पास 1 साल है प्रेपरेशन का और वो टाइम बहुत है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. इसमें यू हैव टू कंप्लीट योर ऑप्शनल, प्लस यू हैव टू अपीयर फॉर अ लॉट ऑफ मॉक्स, ऑल्सो यू हैव टू रीड योर करंट अफेयर्स. तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बनाइए. अगेन सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है. देयर इज़ नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वो हम नहीं कर पाते हैं. सो इफ़ यू आर अ फुल टाइम UPSC एस्पिरेंट, यू शुड डेडिकेट एटलीस्ट 8 to 9 hours टू योर स्टडीज़. एंड अगेन ये एक बार में आप नहीं कर पाओगे. यू स्टार्ट विद अ 2 hour सेशन, मूव ऑन टू अ 3 hour, मूव ऑन टू अ 4 hour, एंड विद इन अ मंथ और 2 months आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो. एंड जो काम कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है उतना टाइम देना. So for y'all is that you will have to put in a little more effort. So for instance, if you start your work at 9 or 10, which is the basic idea, you will have to wake up a little early. आपको थोड़े जल्दी उठ के अपने 2 घंटे के सेशन लगाने हैं, 3 घंटे का सेशन करना है. And again you will have to, once you come back, you will have to do your own another 2 hour session. So you have to manage your time, and it's not about also because I'm saying in number of hours, please do not think that only the number of hours matter. Quality over quantity. Again, आप 4 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप तरीके से पढ़ाई करते हो, आप इम्पैक्टफुल रिसोर्सेज पढ़ते हो, आप रिविजन करते हो, आप मॉक्स देते हो, आपका प्रेपरेशन विल बी एनी डे बेटर. बट लेट्स से इफ़ यू इवन स्टडिंग फॉर 10 hours बट आप कुछ भी किताब पढ़ रहे हो, आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, इट्स नॉट गोना हेल्प.
So you have to keep these points in mind, जिसमें revision is the key. Please focus on this. Keep on revising. Based on that revision, appear for your mocks. Do not run after a lot of resources, and use your time wisely. Okay? And for anyone who wants to have a further discussion with me on this, can register themselves for a demo at Educrat IAS Academy on the 15th of August. I will be available here, and I'll be here to clear all your doubts regarding UPSC preparation. All the best to everyone who's appearing in this year and next year.